हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ट्रेंड करने वाले हैं सॉर्ड ऑफ कमिंग एंड के एपिसोड 18 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं और वो सब यहाँ पे इंद्रधनुष को देखने के लिए आए होते हैं, यानी कि रैम्बो को। और फिर वो लोग झाड़ी में से निकलते हुए एक पहाड़ के किनारे पे आ जाते हैं जहाँ पे हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी आपस में मिल रही थी। तो वो लड़के उसको देख के बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमारा शहर है कहाँ पे। और उन्हें इसको दिखने में बहुत ज़्यादा ही मजा आ रहा होता है। तभी पीछे की झाड़ियाँ हिलने लगती है और उन्हें एक जंगली जानवर की आवाज़ आती है। तब भी उनमें से एक लड़का जाता है देखने को। तभी वहाँ से एक भालू निकल आता है और लड़के को टक्कर मार देता है। इसे देखकर वो सब डर जाते हैं और फिर वो भालू उनके ऊपर गुर्राने लगता है। और फिर तभी हमारा ये सीन कट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ घोड़ागाड़ी शहर से बाहर जा रहे होते हैं जिसमें जेसिन और उसकी साइमन बैठी होती है। जेसिन कह रहा होता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर चेंजिंग कहता है कि क्या तुम चैपिंगो को अलविदा नहीं कहना चाहते हो। फिर जेसिन कहता है कि पता नहीं वो जिंदा होगा भी कि नहीं, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। मुझे एक पड़ोसी के रूप में उसके अंतिम संस्कार के लिए वापस आना होगा। जिसके बाद जेसिन चेंजिंग से कहता है कि आपने चेपिंगा के बारे में पता तो लगाया है ना, क्या पता उसका पास्ट और फ्यूचर ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना। फिर चेंजिंग कहता है कि मैंने उसके 18 पूर्वजों के बारे में जानकारी निकाली है। उसके दादा परदादा में से कोई भी जीनियस नहीं था और ये सब नॉर्मल ही इंसान थे। और मुझे नहीं लगता है कि आगे जाकर के चैंपियन कोई भी ऐसा खास काम करने वाला है, क्योंकि वो एक मामूली सा बंदा है। लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो। चैंपियन ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हारे उससे कोई पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि तुम चैंपियन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और यहाँ भी हमें पता चलता है कि जेसिन को चैंपियन के बारे में चिंता थी। और फिर चेंजिंग कहता है कि अगर तुम्हें उससे कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। तब इस पर जेसिन कहता है कि मैं बस उसका एक पड़ोसी हूँ। जिसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंपियन और जेसिन छोटा था। यहाँ पे जेसिन अपने घर के अंदर किताबें वगैरह पढ़ रहा होता है, तभी उसे सामने चैंपियन दिखाई देता है, तो मछलियाँ पकड़ के अपने घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे जेसिन चैंपियन से कहता है कि अगर तुम कभी दोबारा बाहर जाना तो मुझे अपने साथ में लेके जाना, तुम्हें इसके बदले में सिक्के दूंगा। इस पर चैंपियन कहता है कि पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें साथ में चल सकते हो। ये सुनकर जेसन में गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो, पास बहुत पैसे हैं पर तुम मुझे पैसा नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जेसन बचपन से ही चैंपियन के बगल में तो रहता था, लेकिन चैंपियन से वो जलन करता था क्योंकि चैंपियन के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास पैसा है ना घर है, लेकिन तब पर भी चैंपियन हमेशा खुश रहता था क्योंकि वो गरीबी में ही खुश रहना सीख चुका था। लेकिन जेसन के पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं था, इसीलिए उसे चैंपियन जलन होती थी। इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में जो चेंजिंग होता है वो जेसिन को लेके उसके घर पे आता है। वो लोग यहाँ वो सामान वगैरह को पैक करके डाली डायनेस्टी में जाने वाले थे। लेकिन चेंजिंग को यहाँ पर दो आदमी के ऊपर शक होता है क्योंकि वो आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी हम चैंपियन को दिखते हैं जो नींद से जाग जाता है और वो दिखता है कि बाहर निंग बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर वो उठ के बाहर आता है तो वो निंग को देखता है कि निंग अपने प्रैक्टिस में लगी हुई है। और फिर चैंपियन निंग को उसका डैगर देते हुए कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो। ये देखकर निंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम आज ही ठीक हुए हो और आज ही तुम मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाले हो, या तुम मुझसे अपना सामान तोड़ना चाहते हो, तुम मुझे ये खंडर लौटा रहे हो। इस पर चैंपियन कहता है कि मिस निंग, ये आपकी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और मैं इसे आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है जो कहता है कि अरे वाह, तुम तो ठीक होते ही उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करने लगे, ये सब बातें तुम्हें सिखाता कौन है। जिस पे चैंपियन कहता है कि डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी यहाँ मदद की जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे रिकवर हो पाया हूँ और अब मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। जिस पे डॉक्टर कहता है कि अरे, मेरे सुलगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का फोकट का एहसान नहीं किया है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ फोकट में नहीं करता हूँ। जब तुम यहाँ जाने लगोगे ना तो यहाँ पे एक पैसे की पूरी छोड़ के जाना, ये तुम्हारा इलाज करने की फीस रहेगी। इसको सुनते नहीं एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अरे बाप रे, ये तो ये दिमाग का ठगने वाला डॉक्टर है तो हमसे एक बुरी पैसे मांग रहा है। और फिर चैंपियन निंग शांत करते हुए कहता है कि तुम डॉक्टर की बातों को बुरा मत मानना है, ये डॉक्टर ऐसे ही है, ये पता ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। जिसके बाद निंग कहती है तुम जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो वो मार्शल आर्ट में काउंटिंग होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी शॉर्ट की भी प्रैक्टिस कर लो, मैं पता है तुम शॉर्टमैनशिप में भी धीरे धीरे करते हुए ज़्यादा ही अच्छे बन जाओ। और मेरे जैसा सिखाने वाला बंदा किसी के पास हो, मेरे पास शॉर्टमैनशिप की अच्छी खासी नॉलेज है और मैं किसी को भी बहुत अच्छे सिखा सकती हूँ। और फिर चैंपियन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे शॉर्टमैनशिप सिखाएंगी, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। इस पे निंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं, अगर मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता दूंगी तो तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं सिखाऊंगी, तुम्हें जो भी करना है तुम्हें खुद से ही करना होगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर वो अपने स्वॉर्ड की म्यान चैंपियन को दे देती है और कहती है कि इस म्यान को तुम अपने पास रखो, जब तुम्हारे पास स्वॉर्ड आ जाए ना तुम इस म्यान के अंदर अपने स्वॉर्ड को रख लेना। निंग यहाँ पे इनडायरेक्टली उसी स्वॉर्ड की बात कर रही होती है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसका यूज करके ड्रैगन गॉड को मारा गया था। इस पे चैंपियन कहता है कि तुम मुझे इसे क्यों दे रही हो। चैंपियन सोचती है, डॉक्टर से पूछता है यार मैं क्या करूँ। फिर डॉक्टर इसकी बातों को सुन के खांसने लगता है और फिर चैंपियन निंग पे जाते हुए कहता है यार मुझे तलवार कहाँ मिलेगी। और फिर हम अगले सीन मास्टर रुमान के घर को देखते हैं जहाँ पे लिन को होश आ गया होता है। मास्टर रुमान की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि लिन को आगे का होश आ गया है। मैं ये खबर जल्दी जाकर के चैंपियन को बताती हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर चैंपियन और निंग दोनों खड़े होते हैं कि वो दोनों यहाँ पे लिंग को ही देखने के लिए आए होते हैं। चैंपियन जैसे ही निंग को यहाँ पे होश में दिखता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
फिर वो कहता है कि अरे भाई तू होश में आ गया, मुझे पता नहीं है मतलब होश लेके कितना खुश हूँ। और वो मजाक में ही लिंक को टच कर देता है। लिंक यहाँ पे उसे उल्लू बनाते हुए कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पे वो सब चल रहा होता है, तभी चेपिंगन मास्टर डुआन को जाके ग्रीट करता है, कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे लिंक का इलाज किया और उसे रिकवर करने की कोशिश की। फिर मास्टर डुआन यहाँ पे कहते हैं कि देखो मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ, मैंने इस लिंक को हिसाब बनाया है ताकि वो मेरे सॉल्ट वगैरह बनाने में हेल्प करे, लेकिन वो इतने समय से बीमार है इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं कर पाया और इसलिए तुम्हें यहाँ पे अब उसकी जगह पे काम करना पड़ेगा और मुझे सॉल्ट बना के देनी होगी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर डुआन की बेटी और निंग के बीच में आंखों में टकरार हो रहा था। फिर तभी मास्टर डुआन से देखते हुए उनके बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि मिस निंग आपने जिस चीज़ की डिमांड की थी वो बस आधा तैयार ही हो गया है और वो कुछ टाइमों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निंग ने मास्टर डुआन से कहा था कि वो यहाँ पे एक कमाल की शॉट बनाए और इसीलिए मास्टर डुआन यहाँ पे बहुत अच्छी वाली शॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो शॉट रेडी हो जाती है वो निंग याओ को वो शॉट दे देंगे, जिसके बारे में मास्टर डुआन यहाँ पे निंग याओ को बता रहे थे। और फिर तभी वहाँ पे वो लड़की पे जाती है जिसने लिंक को वो दवा देके उसकी जान बताई थी। उसके साथ में एक लड़का भी होता है जिसका नाम फैंग होता है। फिर फैंग वहाँ पे चेपिंगा के पास में आता है और उससे कहता है कि लड़की जो तुम देख रहे हो इनका नाम चेंग है, ये चेंग फैमिली से आती है और तुम भी चेंग पिंगन हो, इसलिए तुम भी चेंग फैमिली से ही आते हो। और हमने यहाँ पे तुम्हारे पहले की पीढ़ियों के बारे में जानकारी निकाली और हमें यहाँ पता चला कि हम दोनों यहाँ पे तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार लगते हैं और अभी अगर हम जनरेशन के हिसाब से हिसाब लगाएं तो अभी हम रिश्तेदार होते हैं। और सिस्टर चेन यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो अपने सिस्टर की कब्र वगैरह पे जाके थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर सकें। तुम चेंग फैमिली से आते हो तो तुम्हें पता होगा कि हमारे जो एंसेस्टर है उनकी कब्र वगैरह कहाँ पे है। सिस्टर चेंग बस वहीं पे जाना चाहती हैं। फिर जैसे सिस्टर चेंग को पता चलता है कि तुम ही बस एक ऐसे इंसान हो जो चेंग फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जुलिन की जान बचाई और वो चाहती हैं कि तुम उनके एंसेस्टर की कब्र के पास लेके चलो उन्हें। चैंपिंग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश और हैरान भी था कि आखिरकार ये लोग मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। जो फैंग होता है वो यहाँ पे चैंपिंग को कुछ पैसे भी दे रहा होता है, लेकिन चैंपिंग यहाँ पैसा देने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं आप लोग को ऐसे ही एंसेस्टर की कब्र तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर डुआन की बेटी और निंग दोनों आके उसके मुंह को जवाब देते हैं, कहता है कि नहीं नहीं पैसे क्यों नहीं लेगा, पिंगन जरूर पैसे लेगा। वहाँ पे चैंपिंगन और वहाँ पे निंग और मास्टर डुआन की बेटी चाह रही होती है कि चैंपिंगन उनसे पैसे की डिमांड करे, लेकिन चैंपिंगन ये कर नहीं पाया क्योंकि जहाँ पे चैंपिंगन की फैमिली की कब्र है वो जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है कि वहाँ पे जाना जान की बाजी लगाने के हिसाब से होगा ना, इसलिए आप उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा देना। इसकी बात को सुनकर सिस्टर चैंग और फैंग वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है आपको जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं, तुम हमें यहाँ पे उस कब्र तक पहुँचा दो। उसके बाद सिस्टर चैंग कहती है कि ठीक है हम तुम्हारा आधे घंटे के बाद पुल पे इंतजार करते हैं। चैंपिंगन यहाँ सोच रहा था कि इन दोनों तो मेरी यहाँ पे बेइज्जती करवाती तो फ्री में ना काम करने वाला था क्योंकि मैं दूर के रिश्तेदार जो है। तो यहाँ पे मास्टर डुआन की बेटी और निंग याओ दोनों कहते हैं कि अरे हाथ आई लक्ष्मी का ऐसा थोड़ी ना नकार दिया जाता है, यहाँ पे पैसे आ रहे होते हैं वहाँ तो दोनों हाथों समेट लेना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो जेसिन होता है अपने सामान वगैरह को पैक कर रहा होता है और वहाँ पे जेसिन की सर्वेंट भी होती है और जेसिन कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें हमारे साथ डाई डायनेस्टी चल सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर रह के क्या करोगी, लेकिन उसका जवाब उसकी सर्वेंट नहीं देती है। और तभी वहाँ पे जेसिन को अपनी पुरानी किताब मिलती है के अंदर बचपन से लेकर आज तक उसने जो काम किए हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। जेसिन हमेशा अपनी लाइफ की अच्छी और बुरी बातों को किताबों में लिखा करता था और उन किताबों को पढ़ के जेसिन अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाता है। तभी वहाँ पे उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है जो सीधा सीधा जाके जेसिन के ऊपर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पे चेंजिंग आके उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जिसने स्वॉर्ड से जेसिन के ऊपर हमला किया था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो यहाँ पे बस जेसिन की जान को लेने के लिए आया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। जेसिन के साथी होते हैं वो उस बंदे के पीछे जाते हैं ताकि वो उसे मार सकें और सभी सिपाही उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत ही कमाल का था, वो एक एक करके सारे सिपाहियों को जान से मार देता है। कोई भी सिपाही उसके पास में टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है चेंजिंग जो अपना एक ही अटैक करके उस सिपाही को मार देता है और उसने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे मार दिया था। और फिर चेंजिंग वहाँ कह रहा होता है कि हमारी जो डायली डायनेस्टी है ना उसमें 7 अलग अलग सेक्ट हैं जो अलग अलग तरीके के डायली डायनेस्टी पे होने वाले कामों के ऊपर नजर रखती है, जिसमें से जो 3 है वो मेरे कंट्रोल में है और बाकी के जो 4 हैं वो इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड की निगरानी में काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो जो 4 हैं उनमें से कोई आकर तुम्हारी जान लेने की यहाँ कोशिश कर रहा होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं कि यहाँ के दुश्मन का तो सफाया हो गया, लेकिन आप डायली डायनेस्टी में जाने पे जो वहाँ के दुश्मन होंगे उनका भी सफाया करना पड़ेगा। और वो जेसन से कहता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम उसे मार सकते हो क्योंकि कोई भी राज दिल में छुपा कर मत रखो। देखो दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम दोबारा लौट के यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चेंजिंग जेसिन को उकसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जिस बात को जेसिन भरना चाहता है वो उसे दोबारा से याद दिला सकें। तब हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उस भालू ने ब्रदर सॉन्ग और उसके दोस्तों के ऊपर हमला किया था, फिर वो भालू सीधा जाके जेसिन की जान लेने वाला था।
तभी एंड टाइम पे चैंपिंगन वहाँ पे आके उस भालू की आँख में पत्थर को मार देता है। इसी वजह से उस भालू का थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाता है। तभी वहाँ पे चैंपिंगन आके उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है जेसन से जल्दी से यहाँ से भागो। इसी वजह से जेसन वहाँ से भाग गया था, जिसके बाद में उसके दोस्त मिलके जेसन को कुत्ते की तरह मारते हैं, क्योंकि तब जेसन ने उसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग गया था। वो सब कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अकेला छोड़ के वहाँ से भागने की, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है क्या, अब हम तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारेंगे। इसकी वजह से वो जेसन को बहुत ज़्यादा ही मारते हैं। और यहाँ पे जेसन उन सभी चीज़ों का इंतजाम चैंपियन के ऊपर ही लगा रहा था कि वो अगर यहाँ पे नहीं आया होता तो उसकी वजह से वो उसे नहीं मारते। और फिर जेसन सोच रहा होता है यही क्या चैंपियन के अंदर चीज़ क्या है जिसकी वजह से मुझे उससे इतनी नफरत होती है कि वो तो एक गरीब भिखारी लड़का है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है। फिर हम वापस से पास्ट में देखते हैं कि जो जेसन होता है वो चैंपियन की किताब को पढ़ के बता रहा होता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो बहुत ही मनुष्य समय में हुआ है, अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ में रहोगे तो ये सब हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी मारे जाएं। सुनकर जो चैंपियन होता है वो जेसन के बातों में आ जाता है कि जैसे वो कुछ दिनों के लिए घर को छोड़ के जा चुका था। और फिर बाद में पता चलता है चैंपियन को जेसन ने उसे बुल्लू बनाया है। चैंपियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जेसन को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे उल्लू बनाने की, और तुम्हें पता नहीं होता है जैसे मैं कितना परेशान रहा और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे रहने के लिए भीख तक मांगने पड़ गए। तूने मुझे बस यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा और मैं तुम्हें इसके लिए आज नहीं छोड़ने वाला, आज मैं तुम्हारी यहाँ पे जान ले लूंगा। चैंपियन यहाँ पे जेसन एक हृदय को इतना जोर दबा देता है कि लग रहा होता है कि जेसन यहाँ मर जाएगा, लेकिन चैंपियन यहाँ पे जेसन को नहीं मारता, अपने हाथ को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। जेसन को यहाँ पे चैंपियन पर गुस्सा आ जाता है, यहाँ इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मेरा गला दबाने की। और यही गुस्सा आज तक जेसन अपने मन में लिया हुआ था, लेकिन कभी वो इस गुस्से को बाहर नहीं निकाला था। अब उसे दोबारा से मौका नहीं मिलेगा चैंपियन को देखने का, इसलिए उसके अंदर जो गुस्सा होता है वो वापस से जाग रहा होता है और वो कह रहा होता है काश चैंपियन तूने बचपन में ही मेरा गला दबा के मुझे मार दिया होता, तूने मुझे नहीं मारा, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती से तुझे कभी न कभी तो मिल के रहेगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि जेसन को जब कभी मौका मिलेगा वो चैंपियन को मार देगा। और फिर यहाँ पर जो सर्वेंट होती है वो जेसन से कहती है कि आखिरकार तुम चैंपियन के बारे में सोच के इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो, तुम उसे भुला दो। और वो सर्वेंट कह रही होती है कि तुम जगह को छोड़ के जा ही रहे हो और बाहर जाते हो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में सोच के तुम चैंपियन को पूरी तरीके से भूल जाओगे और एक वो सपना समझ के तुम उसे दोबारा कभी याद नहीं करोगे। फिर जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है वहाँ पे चैंपियन उसको सभी दोस्त होते हैं वहाँ पे, जहाँ पर चैंपियन सिस्टर चैंग को अपने सिस्टर के कब्र के पास लेके जा रहा होता है। तो वहाँ पे जेसन चैंपियन को देख नहीं पाता और वो दोनों आसपास से ही गुजर जाते हैं। और फिर जब जेसन यहाँ से जा रहा था तभी उसे बाहर जाते हुए काफ़ी सारा हेवन की एनर्जी दिखाई देती है जो यहाँ पे ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहा था। और ये ऐसा ही एनर्जी होती है जो जेसन ने बचपन में देखा था जब उसके ऊपर भालू ने अटैक किया था। और वो लोग वहाँ पे उस ऑरा की तरफ जाने लगते हैं। हो सकता है कि वो जो ऑरा था वो एक तरह का पोर्टल हो, उसका यूज करके आप इस गाँव के अंदर और गाँव से बाहर जा सकते हैं। तो उसे इसी पोर्टल को क्रॉस करके गाँव से बाहर जाना होगा और उसी ऑरा के अंदर जो घोड़ा गाड़ी गुजर चुकी थी, इस वजह से वो लोग वहाँ से अलग ही इलाके में पहुँच चुके थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आने के बाद जेसन वहाँ से बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है और फिर उसे आसमान के अंदर एक बॉल सी चीज़ दिखाई देती है जो कि जिसमें कि क्रैक पड़ रहे होते हैं। लगता है कि ये जो बॉल है वो इस गाँव को दिखा रहा हो कि ये गाँव कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि उस गांव में एक तबाही आने वाली है जिसके बारे में मास्टर चैंपियन को बता रहे होते हैं। जिसके बाद जेसन कहता है कि मुझे उस आदमी को भूलने का समय नहीं लगेगा और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसके आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसके आगे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।